हेलो दोस्तों, जय हिंद। रेलवे ग्रुप डी में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है साइंस का, उसमें आज हम आपको बताएंगे अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थियरी। और इसमें हम आपको बताएंगे कि ठोस, द्रव, गैस की गति क्या होती है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का क्रम क्या होता है, गतिज ऊर्जा का क्रम क्या होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग देखा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आते हैं पहले क्वेश्चन पर, और आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, किसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए, आपके जो पदार्थ की अगर अवस्था की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो मूलतः अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस, आपको पता है। और आपको बताया अगर कि ठोस में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, और गैस में क्या होते हैं भाई साहब, दूर दूर होते हैं ना। इसका मतलब हुआ जब इसके अणु बहुत पास पास हैं तो ये एक दूसरे के नजदीक रहेगा, तो जब बधा रहेगा तो ज्यादा गति कर नहीं पाएगा, तो इसके में जो गति करने की क्षमता होगी वो क्या होगी भाई, कम होगी। और वहीं पर इसके अणु दूर दूर हैं तो ये बकलोल जैसे लोगों क्या करेगा, ये घूमेगा, और ये जब घूमेगा तो इसकी जो गति होगी वो क्या होगी महाराज, अधिक होगी, क्योंकि घुमक्कड़ है, घूम रहा है। तो अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा के क्रम की, तो गतिज ऊर्जा का क्रम क्या आएगा, तो सबसे ज्यादा कौन घूम रहा है, तो सबसे ज्यादा घूम रहा है गैस। कह रहा हम सबसे ज्यादा घूमेंगे। क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसके जो अणु हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, इस वजह से क्या कर रहा है, ये ज्यादा घूम रहा है। उसके बाद से कह रहा द्रव हम घूमेंगे, और ठोस बेचारा घूम ही नहीं पा रहा, इस पर एकदम प्रतिबंध लगाया गया है। क्या प्रतिबंध है, इसके अणु एक दूसरे के पास पास हैं। ये हो गया गतिज ऊर्जा। अब बात करें, ये गतिज ऊर्जा का क्रम है, ये गतिज ऊर्जा का क्रम है, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ पर कि स्थितिज ऊर्जा का क्रम हमको बताओ, तो क्या हो जाता है, यही का उल्टा। कैसी, अब जरा बताओ। स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसमें स्थिति के कारण उत्पन्न होता है, और जब स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है तो केकरा में स्थिति ज्यादा है, तो ठोस में स्थिति ज्यादा है। किसमें स्थिति ज्यादा है, ठोस में। तो जब ठोस में स्थिति ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, ठोस की सबसे अधिक होगी। उसके बाद से किसकी होगी, द्रव की। है तो एकदम घुमक्कड़ है, घूम रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, तो स्थितिज ऊर्जा ही एक जगह रुक ही नहीं रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा नगण्य के बराबर, मतलब कम है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, किसकी, गैस की। ये हो गया। अगर यहीं पर हम बात करें एक ठो अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल की बात करें, चलो यहो बतिया लेते हैं यहीं पर। अब अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, ऐसा बल जो उनके अणुओं के अंदर लगता है, उनके अणुओं के बीच में लगता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये ठोस है तो हम कह सकते हैं कि इसके अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं भाई साहब, बिल्कुल सही है ना। इसके अणु एक दूसरे के क्या हैं, पास पास हैं। अगर वहीं पर बात करें कि द्रव रहता तो इसके अणु एक दूसरे से क्या होते हैं भाई साहब, थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ये होता है। इसमें एकदम पास पास है, ठीक है। अगर बात करें वहीं पर गैस की, तो इसमें क्या होता है, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अब बताइए, जब इसके अणु बहुत पास पास हैं तो आकर्षण बल उसी में काम कर रहा है, तब ना पास पास हैं, तब न खींच रहा है एक दूसरे को। तो इसका मतलब होगा कि ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। फिर किस में होता है महाराज, द्रव में होता है। और अगर बात करना सबसे कम, तो गैस में होता है, क्योंकि इसके अणु एक दूसरे के दूर दूर होते हैं। तो जब दूर दूर होते हैं तो आकर्षण बल ज्यादा काम कर नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कहानी है गतिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की, अंतराणविक आकर्षण बल की, ये आपको समझ में आया होगा। और एक और स्टेट होता है जिसे आप कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। गोद वोद देखे हैं ना, गोद जो गोद होता है या गाढ़ा द्रव उसी को बोलते हैं, वह प्लाज्मा स्टेट होता है। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पर, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें है। अब बताओ ना, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें है, गैस में। कुछ भी पूछा आंसर आप दे देंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आते हैं अगला क्वेश्चन।
करा वह स्थिति जिसमें आणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। अभी अभी बताएं आणुवीय आकर्षण बल अधिक किसमें होता है? अभी बताएं सबसे अधिक होता है ठोस में, फिर होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। तो अभी बताया तो ठोस इसका उत्तर होगा, इसी वजह तो पहले ही बता दिए हैं, है ना। ठोस इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर पहला। अगला चलो देखते हैं। करा है गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। यही अणुगति का सिद्धांत है। और ये जो काइनेटिक थ्योरी का जो ये तीसरा सिद्धांत है, हम आपको सिद्धांत दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और आपको एकदम पता होना चाहिए कि जो इसकी तीसरी थ्योरी है वो यही कहती है कि अगर इसका ताप 0 डिग्री केल्विन पर, 0 केल्विन पर इसका जो ताप होता है वो गतिज ऊर्जा शून्य होती है। क्या होती है भाई? इसका गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। 0 डिग्री केल्विन पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो बस ये याद रखे रहिएगा। इसका जो सिद्धांत है वो कहता है कि इसकी गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। तीसरा सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अणु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य हो जाती है। और इसी वजह से परम शून्य जो तापमान होता है उसी की प्राप्ति होती थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? करा ठोस, द्रव, गैस द्रव में विफरित होते हैं। ठोस, द्रव और गैस करा द्रव में विफरित होते। विफरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मतलब अगर विसरण का मतलब होता है गति, इनका क्या सही है? गति के बारे में इनसे पूछ रहा है, विसरण दर पूछ रहा है, फैलने की दर पूछ रहा है। तो जरा फैलने की दर बताओ। तो सबसे अधिक फैलता है गैस, और उसके बाद से फैलता है द्रव, और उसके बाद से सबसे कम फैलता है, क्या लिख रहे हैं? ठोस, है ना। तो गैसवा सबसे ज्यादा विसरण दर रखता है। किससे? इन दोनों की तुलना में, इन दोनों गधों की तुलना में गैस क्या करता है? ज्यादा विसरण दर रखता है। तो इसका उत्तर होगा गैस। तो ऑप्शन क्या? अब ऑप्शन देखो तो कह रहा ऑप्शन नंबर बी में देखो दिया है कि गैस की विसरण दर ठोस, द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। ये ज्यादा घूमता है, अभी को हम आपको बताए हैं, तो ये बहुत ज्यादा घूमता है गैस। ठीक है ना। तो इसकी विसरण दर अधिक होती है। किसकी तुलना में? द्रव और ठोस की तुलना में। और अगर पूछता है कि द्रव और ठोस में कौन विसरण दर किसकी अधिक होती है, तो आप कहते हैं कि द्रव की अधिक होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? अगर जलवाष्प अधिक है, अगर जलवाष्प अधिक है तो वाष्पीकरण की मात्रा पूछ रहा है, क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है। हाँ, वाष्पीकरण की दर क्या होगी? तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी। और आप इसी वजह से देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि तालाब का जल या समुद्र का जल, सॉरी नदी का जल, ये सब क्या होते हैं? सूखने लगते हैं। क्या होते हैं? सूखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाष्पीकरण होता है वो होने लगता है। इस वजह से आपका जो जलवाष्प की मात्रा क्या होती है वहां पर अधिक होती है, तो इस वजह से वाष्पीकरण की दर घट जाती है, जबकि ठंडी के दिनों में ऐसा नहीं होता है। तो प्रश्न क्या था आपका कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? वाष्पीकरण की दर क्या होगी? अभी को बताया आपका घटेगी। क्या होगी महाराज? घटेगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका घटेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा? देखो सीधा सा बता दे रहे हैं कि ठोस को अगर पिघाला जा रहा है, पिघाला जा रहा है मतलब समझ रहे हैं, पिघलने के दौरान तापमान पर प्रभाव पूछ रहा है। रत्ती भर का नहीं पड़ेगा तापमान पर। क्यों? ठोस का देखिए एक आकृति होता है, एक आयतन होता है, और ये क्या होता है भाई? दृढ़ होता है। इसका तापमान से क्या लेना देना?
ठोस पिघलेगी तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, उसके आयतन में परिवर्तन होगा, उसके तापमान में थोड़ी ना परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी बताइए, ठोस में मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेते हैं बर्फ का, तो ये बताइए बर्फ को अगर हम तुरंत पिघाल दे रहे हैं, पिघलने लगता है, जब पिघल जाता है तो क्या उसका तापमान में कोई फर्क पड़ जाता है क्या? तुरंत नहीं पड़ता ना, तब भी ठंडा रहता है, बताओ ठंडा रहता है। उसके किस में परिवर्तन होता है? जरा देखिए कि बर्फवा को जब हम पिघालते हैं, पिघलता है बर्फवा, तो उसकी आकृतियां में परिवर्तन होता है, उसकी आयतनों में परिवर्तन होता है, लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखे रहिएगा कि ठोस को पिघलने के दौरान उसके तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। और अगर निर्भर करता है तो आकृति और आयतन पर, और अगर पूछता क्वेश्चन कि ठोस को बताओ पिघलने के दौरान उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कह सकते थे कि उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आयतन वही होता है जो इस वायुमंडल में जितना स्थान कवर कर रहा है वही उसका आयतन होता है। तो ये सब आपके कुछ प्रश्न थे अणुगत सिद्धांत के। अब जो आगे की थ्योरी है जो तापमान से संबंधित है उसको आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं। और आप क्लास को अगर आपको अच्छा लगा और ये थ्योरी समझ में आ रही है तो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि चीज़ आपको कैसे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि आपको और बेहतर किया जा सके। और उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे होंगे, और मेहनत अगर आप कर रहे होंगे तो निश्चित ही आप सफल भी होंगे, और वो मौका भी जल्द ही आएगा। ठीक है। और वो कहा जाता है ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने में? ना संघर्ष ना तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने में? बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।